हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि आपके एप्लीकेशन को एकदम ही स्मूथ और बढ़िया तरीके से चलाता है, जो कि है सर्वर। अब आप सोचेंगे कि ये सर्वर चीज़ क्या रहती है। तो देखिए, जब आप कौन सा भी एप्लीकेशन बनवाते हो तो उसका डेटा स्टोर करवाने के लिए उसके अंदर के, जब मान के चलो आपने कौन सा प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड किया तो उसके जो इमेजेस वगैरह रहते हैं ना, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें एक सर्वर परचेस करने की ज़रूरत रहती है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप अपने एप्लीकेशन के लिए सर्वर कौन सा यूज़ कर सकते हो, या फिर अच्छा सर्वर होने का आपको क्या फ़ायदा रहता है और क्या नुकसान रहता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वर एक ये चीज़ होती है, अभी मान के चलो आपने अपने एप्लीकेशन में कौन से भी इमेजेस वगैरह स्टोर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको इमेजेस अपलोड करने पड़ेंगे। तो वो जो इमेजेस जहाँ पे स्टोर होते हैं, इमेजेस होगा, फाइल्स हो गए, अभी मान के चलो आपका एप्लीकेशन के अंदर कई वीडियोस फाइल्स लगने वाली है, तो वो जहाँ पे स्टोर होती है, तो वो स्टोर करने के लिए हमें ये सर्वर की नीड रहती है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे सर्वर प्रोवाइडर्स मार्केट में अभी है, जिनका नाम है होस्टिंगर करके एक है, AWS है, अलीबाबा क्लाउड है, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हमें मार्केट में मिलते हैं। तो हमें क्या करना है ना, एक अच्छा सर्वर प्रोवाइडर के साथ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में डिपेंड करता है कि अगर आपका एप्लीकेशन में आप अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर आती है, एक ही रात में मल्टीपल सारे यूज़र्स आते हैं, तो उसके बाद वो समय पे हम किस ऐसे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे ना, इस चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सा सर्वर परचेस करना चाहिए, या फिर आपकी नीड कैसी है, उस हिसाब से आपको सर्वर अपना चूज़ करना चाहिए। अभी अगर मान के चलो आपका एप्लीकेशन अभी नॉर्मली आपको पता है कि बहुत यूज़र्स हमारा एप्लीकेशन नहीं यूज़ करने वाले। एक मान के चलो अभी आपका एक शॉप एक सोसाइटी के अंदर है और वहाँ पे बस कुछ गिने चुने ही लोग, आपको पता है 5,000 के ऊपर हमारे डाउनलोड्स नहीं जाने वाले और बहुत ही कम यूज़ होने वाला है, तभी आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हो। या फिर मैं शेयर्ड होस्टिंग कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही स्लो होता है। आप उस समय VPS वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। सबसे सस्ता जो रहता है ना वो शेयर्ड होस्टिंग आपको मिलेगा, उसके बाद जो रहता है वो VPS, और उसके ऊपर जो एक्सपेंसिव रहता है वो क्लाउड हो गया या फिर डेडिकेटेड सर्वर्स हो गए, जो कि एक्सपेंसिव रहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमारी नीड क्या है, हमारा एप्लीकेशन कितने यूज़र्स तक आप पहुंचाना चाहते हो। अभी मान के चलो आपके यूज़र्स के अंदर अनलिमिटेड आप बड़े लेवल पे उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो एक लेवल ऑफ यूज़र्स, वो एक ही टाइम में बहुत सारे यूज़र्स आ सकते हैं। तो आपको AWS के साथ जो पे एज यू गो ऐसा एक सिस्टम है, मतलब जितना आप यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। और बाकी के सर्वर्स कैसे रहते हैं, एक वन टाइम ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, उतने का प्लान लेना पड़ेगा। और जब यूज़र्स बढ़ेंगे तब हमें उनके साथ कांटेक्ट करके वो हमारा प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर हमारा एप्लीकेशन उस टाइम क्रैश हो सकता है अगर एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स रिक्वेस्ट करेंगे या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उस सिचुएशन में हमें अच्छा सर्वर ही चाहिए। तो फिर उस समय में AWS में रिकमेंड करूँगा। उसके बाद VPS सर्वर मतलब अगर मान के चलो आपके पास बहुत सारे यूज़र्स, बहुत सारे भी नहीं, एक ठीक ठाक यूज़र्स है, तब आप VPS सर्वर के साथ जा सकते हो। VPS सर्वर का जो परफॉर्मेंस रहता है ना वो शेयर्ड होस्टिंग से भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर आप VPS सर्वर के साथ जा सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन मीडियम लेवल का, उसके अंदर एक 10,000 मान के चलो एक्टिव यूज़र्स, वन टाइम यूज़ करने वाले जो यूज़र्स है वो 1,000 या फिर 5,000 से ज़्यादा नहीं आने वाले ना, तो मैं आपको VPS सर्वर ही सजेस्ट करूँगा। तो हम VPS सर्वर अगर यूज़ करेंगे ना, तो एप्लीकेशन आपका बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। शेयर्ड होस्टिंग में ये परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा जैसा VPS में मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो ना, तो सर्वर का और यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए वो भी। और सर्वर चूज़ करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, अगर मान के चलो कोई भी दिक्कत आती है, तो आप जो सर्वर्स परचेस करोगे वो मार्केट में अभी जो नए स्टार्टअप्स आते हैं वो भी बहुत सस्ते दाम में सर्वर्स देते हैं, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट जो डेटा रहता है आपके यूज़र्स का, तो उनके सर्वर के ऊपर रहने वाला होता है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर आप जो स्टार्टअप चूज कर रहे हो, सर्वर कंपनी, अगर वो नया स्टार्टअप है ना, तो आप उससे प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहता है हमारे यूज़र्स का वगैरह। आगे मान के चलो उस स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर वो बंद हो गया, तो फिर आपका वो डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो मैं आपको एक अच्छी कंपनी ही चूज़ करो जब आप सर्वर अपने एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करोगे तब। होस्टिंगर भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। होस्टिंगर बेस्ट है, AWS का भी बेस्ट है, लेकिन AWS बहुत ही कॉस्टली रहेगा आपको। उसके बाद डिजिटल ओशन भी बेस्ट है। उसके बाद गूगल क्लाउड वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हो होस्टिंगर है, उसका VPS सर्वर हम मोस्टली यूज़ कर सकते। उसके बाद हम डिजिटल ओशन प्रेफर कर सकता हूँ मैं आपको। तो चलिए, हमारे ये चीज़ें तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको ये CDN कब लेना चाहिए। CDN एक्चुअली में जो होता है ना, उसे हम CDN को एक्चुअली उसका लॉन्ग फॉर्म जो है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। वो क्या करता है, आपके इमेजेस वगैरह स्टोर, जो आपका कंप्लीट डेटा है वो आप अपने डेवलपर के साथ अगर एप्लीकेशन में, या फिर आप जो बैकएंड डैशबोर्ड देगा उसके साथ वो कनेक्ट रहता है। जब भी आप प्रोडक्ट का इमेजेस वगैरह अपलोड करोगे तो वो CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वो जो उनके स्टोर पे स्टोर होता है। और वो एक्चुअली काम कैसे करता है ना, अभी मान के चलो आपका यूज़र एक है, अभी हम महाराष्ट्र पुणे में से, तो अभी आपका एक यूज़र महाराष्ट्र के पुणे में से यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन को। तो वो जो इमेजेस वगैरह है, अगर वो कहाँ से आएगा उसको, अब वो यूज़र आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा, जब वो एप्लीकेशन ओपन करता है तब उसे प्रोडक्ट के इमेजेस शो होते हैं और प्रोडक्ट का डेटा शो होता है। तो वो डेटा उसके पास वाले डेटा सेंटर से आएगा। अभी मान के चलो जो आपने सर्वर प्रोवाइडर चूज़ किया है उनका डेटा सेंटर मुंबई में है, तो पुणे के नज़दीक मुंबई है, तो वहाँ से वो डेटा लोड करेगा, तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका जो ओरिजिनल सर्वर है वहाँ पे ये कंटेंट नहीं रहेगा, जैसे कि ये इमेजेस वगैरह है, वो उसका लोड आपका CDN पे जाएगा, तो एप्लीकेशन और भी लाइट वेट चलेगा आपका। अगर मान के चलो आप बेंगलोर कर्नाटका में कहाँ पे हो, तो उसके नज़दीक का डेटा सेंटर से वो डेटा देगा, उसे पास करेगा। मतलब आपके जो इमेजेस वगैरह है, अगर आप CDN यूज़ करोगे, आपके एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करोगे, CDN में बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, उसमें भी आप जब यूज़ करोगे, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा, जब लेकिन आपका एप्लीकेशन एक अच्छे लेवल तक जाता है और आपको यूज़र एक्सपीरियंस को और स्मूथ करना है, तभी आप इस चीज़ को जा सकते हो। इसके बाद आप ये जो प्रोवाइडर्स है, यहाँ पे एक बनी CDN करके आता है, AWS का स्टोरेज बकेट आता है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोवाइडर्स है। तो जब आपको उसकी नीड होगी तब आप इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। और भी बाकी सारे प्रोवाइडर्स हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो ये भी हो गया। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी बहुत सारे कस्टमर्स का मेरा कहना रहता है कि ये टेक्नोलॉजी में अगर हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो फास्ट चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या फिर फ्लटर बंद होगा तो हम क्या करेंगे, या फिर रिएक्ट में अगर ऐप बनाओगे तो क्या। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि टेक्नोलॉजी, अगर आपने मान के चलो React.js में एप्लीकेशन बनाया, टेक्नोलॉजी में कॉस्टिंग का डिफरेंस रहता है। अगर आप अपना एप्लीकेशन फ्लटर, उसका फ्रंट एंड फ्लटर में बनाओगे और बैक एंड जो रहेगा वो Laravel PHP में बनाओगे, तो आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट कॉस्टिंग कम हो जाएगा कंपेयरली। अगर आप Node.js वगैरह ये सब, MongoDB ये सब यूज़ करते हो, उनका कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि Node.js वगैरह इन सब टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। मतलब मार्केट उसको डेवलप करने में टाइम भी जाता है और वो डेवलपर टेक्नोलॉजी भी डिमांड में है, थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव चलेगा। अगर मान के चलो आपका किसी भी बैकएंड डैशबोर्ड है, वो PHP Laravel का 1 लाख में बन रहा है, तो वही कॉस्टिंग सेम अगर Node.js वगैरह में बनाओगे तो वो 1.5 लाख तक जा सकती है। 1.5 लाख तक, 1,25,000 यहाँ तक, ऐसे वो इतना मतलब डिफरेंस आएगा प्राइसिंग में थोड़ा सा। लेकिन उसके अपने कुछ अलग बेनिफिट्स है। और Laravel PHP या फिर इसके कुछ, ये Laravel PHP किसको मैं प्रेफर करूँगा कि जो नया स्टार्टअप है उनका थोड़ा सा बजट का बहुत, मतलब बजट ठीक ठाक है, और तो आप Laravel PHP के साथ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि Laravel PHP में अभी e-commerce, मतलब बहुत सारे भी जो स्टार्टअप्स हैं वो Laravel PHP यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर Laravel सिक्योर है,
कोऑर्डिनेटर PHP का ही फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर करके। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप लारावेल PHP भी स्टार्टिंग में आप यूज़ करोगे आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो भी मतलब इतना कोई ये नहीं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आपको आगे चल के भी, अभी मान के चलो अभी आपने एक लारावेल PHP में, तो उसका डेवलपर आगे चल के भी मिलना आपको आसानी से मिल सकता है और सस्ते, मतलब कम प्राइस में कंपेयरली Node.js के। अगर आपको आपका प्रोजेक्ट Node.js है, ये सभी टेक्नोलॉजी Node.js है, MongoDB है, तो आपको डेवलपर या फिर एजेंसी उस हिसाब से जिस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उसको चूज़ करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा कॉस्टिंग उसका बढ़ जाता है Node.js और इन सब टेक्नोलॉजी का, तो आपका एक कॉस्ट कट कर सकती है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि लारावेल PHP के एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होते, या फिर ऐसा भी नहीं कि उनके ज़्यादा सिक्योर रहते Node.js वगैरह इन सब चीज़ों के। परफॉर्मेंस में भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं आपको आएगा अगर आप इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एक सर्वर परचेस करते वक्त याद रखने चाहिए। तो फिर इतना इनफ है आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपका कोई इसके बारे में कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।